आपको दिखाते हैं केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के साथ पूरी बातचीत। स्वागत का भारत 24 के इस मंच पर। और जैसे ही सर आप यहाँ पर आए, मुझे सबसे पहले मेरे जहन में एक ही बात आई कि आज पूरे देश को आपकी जरूरत है, इस डिपार्टमेंट की जरूरत है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग से जैसे आज देश और दुनिया जूझ रहा है। कल भी प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत सारे विकास परियोजनाओं की सौगात दी है और एनटीपीसी उसमें शामिल है। तो जाहिर तौर पर जो विकास है वो दर आगे बढ़ रहा है, लेकिन सर सबसे बड़ी समस्या प्रदूषण को लेकर है। और खासतौर पे चूंकि हम दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो ये एक मेजर प्रॉब्लम है। हमारी डिपार्टमेंट किस तरीके से काम कर रही है? सबसे पहले तो आपको धन्यवाद और आपके टीवी को धन्यवाद कि उन्होंने विकसित भारत लीडरशिप समिट का आयोजन किया। और आपका जो प्रश्न है ये विकसित भारत से जुड़ा हुआ प्रश्न है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कल्पना में विकसित भारत में इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों स्ट्रांग होनी चाहिए। पर्यावरण की रक्षा होनी चाहिए, पर्यावरण के प्रदूषण पे नियंत्रण होना चाहिए जी। जो सबसे बड़ा कारण है कि हम एक ऐसे दौर में रह रहे हैं जो एनर्जी बेस्ड सोसाइटी हमारी है। अब ये जो इतना एनर्जी का कंजम्पशन है, इसका साइड इफेक्ट ये है कि उतना ही कार्बन एमिशन होता है एनर्जी के उत्पादन में। तो भारत ने दुनिया को के सामने जो अपना संकल्प किया है, जिसको भारत के एनडीसीज कहते हैं, नेशनल डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन, उसमें हमने 3 क्वांटिटी लक्ष्य तय किए थे। पहला, हम अपना इकोनॉमिक ग्रोथ जब करेंगे तो उसके साथ उस टेक्नोलॉजी पे जाएंगे जो कार्बन एमिशन को कम करती हो जी। इसका जो लक्ष्य हमने 2030 के लिए 40% रखा, उसको हमने 2021 में प्राप्त किया। जी। दूसरा लक्ष्य भारत ने यह दिया कि एनर्जी उत्पादन में भारत जो अपनी क्षमताओं को बढ़ाएगा, उसमें रिन्यूएबल क्षेत्र में क्षमताओं को बढ़ाएगा जिससे कार्बन एमिशन कम हो। जी। और उसको लेकर के भी हमने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे मेजर सिटीज जो हैं वो पॉल्यूशन के शिकार हैं, और उस पॉल्यूशन का कारण एनर्जी उत्पादन के साथ साथ व्हीकल पॉल्यूशन है, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन है, कंस्ट्रक्शन है, पेड़ों का कम होना है, डस्ट है। और उसके लिए हमने एनकैप के अंतर्गत, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के अंतर्गत 131 सिटीज को चुना और उनमें क्या नवाचार हो सकते हैं, क्या नए प्रयोग हो सकते हैं, और अब हम उनकी लगातार एक रैंकिंग भी बनाते हैं। जी। और जो भारत सरकार के अलग अलग मंत्रालयों की योजना चलती है, चाहे हमारा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट हो, कंस्ट्रक्शन के लिए रोडवेज हो, अर्बन प्लानिंग हो, इन सबको कोऑर्डिनेट करके 16 मंत्रालयों को कोऑर्डिनेट करके उनकी स्कीम का जो स्टॉप गैप अरेंजमेंट है, उसके द्वारा हम शहरों के पॉल्यूशन सुधारने में लगे हुए हैं। लेकिन शहरों को हरा भरा बनाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ा अभियान भी दिया है, एक पेड़ माँ के नाम। और अपने अपने शहर में अगर सब एक एक पेड़ अपनी माँ के नाम पे लगाएंगे, तो ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि यही समय है पेड़ लगाने का। 5 जून को स्वयं प्रधानमंत्री जी ने दूसरी बार इस वृक्षारोपण का कार्यक्रम दिल्ली रिज पे किया ही है। जी। हमारे सामने स्वामी जी बैठे हैं, वो तो पेड़ लगाने के प्रति पूरे जुनून की तरह काम करते हैं। तो सब मिलकर के पेड़ लगाइए, धरती माँ को हरा भरा बनाइए और प्रदूषण को कम भी कीजिए। बिल्कुल, सबके सहयोग की जरूरत है किसी भी राष्ट्र निर्माण में। सर, दिल्ली एनसीआर के प्रदूषण की जो बात होती है और जो हालिया जो अभी रिपोर्ट आई है, ये काफी ज्यादा अलार्मिंग है। सिर्फ ग्रैप लागू करना, क्या इसका कोई ऑप्शन या विकल्प नजर नहीं आता आगे? क्योंकि सर इससे लोग भी बहुत प्रभावित होते हैं। गाड़ियों पे हम ऑड इवन लगा देते हैं, या जो भी सिचुएशन क्रिएट होती है सरकार फैसला लेती है। क्या किसी और विकल्प के बारे में इस समय हम सोच रहे हैं? ग्रैप सिर्फ नहीं होता है। ग्रैप का क्या अर्थ है?
बताइए। अलग अलग फेजेस में लगते हैं सर। नहीं है प्रदूषण क्या को है, कम ग्राफ क्या है? बेसिकली जो प्रदूषण का लेवल है वो बढ़ता है तो अलग फेजेस में लगा। नहीं तो क्या है ये? अलग अलग फेसिस पे प्रदूषण बढ़ने के कारण होते हैं। जी तो जो सबसे, आप ऐसा तो नहीं है कि दिल्ली में सारी आबादी की सब गतिविधियां एक साथ बंद करेंगे। तो पॉल्यूशन में जिन गतिविधियों का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है उनको पहले बंद किया जाता है। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 किया जाता है। ये एक तरीके से ग्रेटर रिस्पांस है एक्शन प्रोग्राम का। तो ग्रैप लगाना ये पूरा एक साइंटिफिक तरीके से सिस्टम को तय किया है कि दिल्ली में किन गतिविधियों को प्राथमिक स्तर पे तुरंत बंद किया जाएगा, फिर सेकंड स्तर पे, थर्ड स्तर पे। क्योंकि पॉल्यूशन का जो एक बहुत बड़ा कारण है वो कार्बन का उत्सर्जन है और वो मानवीय प्रकार की विभिन्न गतिविधियों के कारण होता है। फिर इसको नापोगे कैसे? तो PM 2.5, PM 10 एक पैरामीटर्स होते हैं कि हवा में कौन कौन से कण हैं जो प्रदूषण को फैलाते हैं। तो हवा की गुणवत्ता और क्वालिटी कैसी है। तो सुप्रीम कोर्ट के भी परामर्श से, विभिन्न नागरिक संगठनों के परामर्श से, विभिन्न साइंटिफिक जो इंस्टीट्यूशन है उनकी रिपोर्ट से हमने एक व्यापक पॉलिसी बनाई है और ये पॉलिसी काफी सक्सेसफुल सिद्ध हुई है। इसलिए मेरा आपसे आग्रह रहेगा, इसको सिर्फ ग्रैप ना बोलिए। सिर्फ ग्रैप में अगर आपका कोई सुझाव हो तो आप भी दीजिए, उसको भी शामिल कर लेंगे। जी सर, कार्बन इमिशन जिसका जिक्र आपने किया भी, लेकिन देश अब उम्मीद करता है कि नेट जीरो कार्बन इमिशन की तरफ हम आगे बढ़े और गाड़ियों में भी जो डेवलपमेंट हो रहे हैं, जिस तरीके के सर ईवीज आ रहे हैं अब, और प्रधानमंत्री मोदी इसको सपोर्ट भी कर रहे हैं, परिवहन मंत्रालय की तरफ से भी सपोर्ट किया जा रहा है, लेकिन इसको आप एग्रीगेट करके कैसे चल रहे हैं? अगर मैं सर बिजनेस के पर्सपेक्टिव से भी बात करूं। देखो, देश उम्मीद नहीं कर रहा है, देश ने संकल्प किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये विजन है। जो अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण वार्ताएं होती हैं, उन अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण वार्ताओं में सबसे पहले हर देश को अपने एनडीसीज देने होते हैं, नेशनल डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन। भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में है जिन्होंने अपने एनडीसीज के प्रमुख लक्ष्यों को समय से 9 साल पहले पूरा किया है और रिवाइज एनडीसी पेश किए हैं। ये हमारी पहली उपलब्धि है। दूसरा, दुनिया की पर्यावरण वार्ताओं में जाते हैं तो दुनिया के सभी देशों को अपने ग्रीन हाउस गैस के जो टारगेट्स हैं, जो उन्होंने ग्रीन हाउस गैस उनका एमिशन हुआ है, वो भी हमने 2019 का प्रस्तुत किया है। और तीसरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने 2070 के नेट जीरो के अपने लक्ष्य को दुनिया के सामने रखा है। ये विभिन्न संगठनों से परामर्श करने के बाद एक व्यापक रणनीति के तहत नेट जीरो 2070 भारत ने लक्ष्य किया है। ये लक्ष्य केवल छोटा लक्ष्य नहीं है, इसमें हमारी रिन्यूएबल की क्षमता कैसे होगी, हमारी अर्बन प्लानिंग कैसे होगी, हमारा सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट कैसे होगा, हमारी स्मार्ट एग्रीकल्चर कैसे होगी, हमारे आने वाले समय में मॉरल वैल्यूज एजुकेशन कैसे होगी, हमारा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कैसे होगा, हमारे नवाचार कैसे होंगे। नवाचार का अर्थ ये है, जैसे प्रधानमंत्री जी ने दुनिया को एक पेड़ माँ के नाम अभियान दिया है, उसके साथ ही साथ मिशन लाइफ दिया है, एनवायरमेंट फ्रेंडली लाइफस्टाइल। अब एनवायरमेंट फ्रेंडली लाइफस्टाइल में जो सबसे बड़ी बात है, हम एनर्जी का उत्पादन कर रहे हैं, लेकिन सेव एनर्जी इसको कैसे करेंगे, सेव वाटर इसको कैसे करेंगे, सेव फूड इसको हम कैसे करेंगे। अब दिल्ली में आज मान के चलो कि आबादी करोड़ों की संख्या में है, तो इतना रोज जो सॉलिड वेस्ट आता है, इस सॉलिड वेस्ट का मैनेजमेंट कैसे करोगे। हर घर में, हर रसोई तक 70% आइटम प्लास्टिक के हो गए हैं जिनको फेंक दिया जाता है। तो ई वेस्ट मैनेजमेंट कैसे करोगे।
और उसके साथ ही साथ सिंगल यूज प्लास्टिक के बैन पे क्या कार्रवाई करोगे, और सबसे बड़ी बात है जीवन को अच्छा जीना है तो हेल्दी लाइफस्टाइल कैसे अपनाओगे। ये सब व्यापक नीति का हिस्सा है जिसको हम मिशन लाइफ के अंतर्गत भी प्रचारित करते हैं। और नेट जीरो 2070 भारत ने पूरा डॉक्यूमेंट प्रस्तुत किया है। किसी दिन आप एक नेट जीरो 2070 पे अपने टीवी पे भी कार्यक्रम करिए, उस डॉक्यूमेंट की चर्चा करिए, क्योंकि इतने थोड़े समय में वो होना संभव नहीं है। बिल्कुल। उसको व्यापकता से अध्ययन करके सबके सामने रखिए। जो नए सुझाव आएंगे उनका भी हम स्वागत करेंगे। बिल्कुल सर, हम ऐसा जरूर करेंगे। और भारत 24 अक्सर जब भी सर बात खासतौर पर पर्यावरण की होती है तो उसके टुवर्ड्स हम अपनी चेतना से जरूर काम करते हैं। सर अब कुछ सियासी खबरों का भी रुख कर लेते हैं। आने वाले दिनों में बिहार में चुनाव होने हैं और मैं खुद सर बिहार से हूँ। प्रधानमंत्री मोदी ने मिथिलांचल पर बहुत फोकस किया है, लेकिन बिहार में इस समय क्या स्थिति परिस्थिति आप देख रहे हैं? एनडीए की सरकार बनने जा रही है जी। मुख्यमंत्री के सर नाम की चर्चाएं भी बहुत हो रही। तो एनडीए तय करेगा, और नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव चल रहा है और नीतीश जी ने बड़ी सक्षमता के साथ बिहार को आगे बढ़ाया है। बिल्कुल सर। और नीतीश कुमार लेकिन खुद कह रहे हैं, उनका परिवार कह रहा है, जो विपक्षी पार्टी है वो भी कह रही है कि नीतीश कुमार ही चीफ मिनिस्टर बनेंगे। अभी एनडीए के नेता हमारे वहाँ नीतीश जी हैं और एनडीए के नेतृत्व में हम सरकार चुनाव लड़ेंगे और सरकार बनाएंगे। जी सर, जिस जंगल राज को लेकर के सवाल उठाए जाते थे, बीजेपी ने भी जोरदार तरीके से जंगल राज को लेकर के सवाल उठाए, लेकिन हालिया जो घटना है जो बिहार में हो रही है वो वाकई चिंताजनक है। अब विपक्ष आप पर भी आरोप लगा रहा है, एनडीए सरकार पर आरोप लगा रहा है कि आप में और हम में क्या फर्क है और किस आधार पर आप वोट की बात कर रहे हैं। आप क्या समझते विपक्ष हमारी तारीफ में कसीदे पड़ेगा? लेकिन विषय ये नहीं है। विषय ये है कि आरोप लगाने वाले लोग कौन हैं, आरोप लगाने वालों का इतिहास क्या है, आरोप लगाने वालों की क्रेडिबिलिटी क्या है, आरोप लगाने वालों की सोच क्या है। उनकी सोच छोटी है, उनकी विरासत खराब है, उनकी नीयत ठीक नहीं है, उन पे बिहार की जनता का विश्वास नहीं, इसलिए उनके आरोप भी झूठे हैं। एनडीए से संगठित होकर के चलती है, लेकिन आपके जो अपने सहयोगी दल हैं उनमें भी रस्साकशी का माहौल इस समय टिकट्स को लेकर के और नंबर ऑफ सीट्स को लेकर के से नजर आ रहा है। क्या ये सच है? ये झूठ है। लेकिन सर आपके सहयोगी तो सामने आकर के कह रहे हैं, आप तो झूठ कह रहे हैं सर, लेकिन चिराग पासवान है, जीतन राम मांझी है, वो तो सामने आकर के कह रहे हैं, भले आप इसको झुठला। सब हमारी सरकार का हिस्सा है, सब मिलकर के बिहार का विकास कर रहे हैं। किसी ने भी बिहार के विकास से असहमति बताई हो तो स्टेटमेंट में आपका जवाब दूंगा। तो सर ये भी कहा जा रहा है कि चिराग पासवान जो सीटों के बारे में बात कर रहे हैं, अपनी सरकार पे जो सवाल उठा रहे हैं, ये एक रणनीति हो सकती है शायद उनकी या फिर बीजेपी की भी। क्या आप सहमत है? आप मुझसे बात कर रही हैं, कोई बुराई है? बताओ, कोई बुराई है? बात करने में क्या बुराई है? बात तो करते ही हैं सब लोग, सब एक साथ चल रहे हैं, एक स्वर से चल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रहे हैं। ऐसे ही चला जाता है राजनीति में। सर आप तो बिहार को समझते हैं, पिछले 2 बार के चुनाव में आप प्रभारी बनाए गए। इस बार बिहार में सर कैसे क्या आप महसूस कर रहे हैं, क्या अलग है इस बार? नीतीश कुमार, उनके स्वास्थ्य की भी सर चर्चा होती है। इस बार रणनीति में क्या बदलाव? एक तो वोटर लिस्ट वाला तो सर आया ही है जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से है, इसमें भी विपक्षी पार्टी आप पर आरोप लगा रही है, कह रही है आपकी रणनीति है। ऐसा है कि विपक्ष की पार्टियों में कांग्रेस पार्टी ने इलेक्शन कमीशन को ज्ञापन दिया और उन्होंने हम पे आरोप लगाया कि भाई मतदाता सूचियों की समीक्षा होनी चाहिए। अब कांग्रेस की मांग पे इलेक्शन कमीशन ये जो मतदाता सूचियों की समीक्षा करा रहा है, तो अब इनको आपत्ति क्या हो रही है? इन्होंने तो रिटर्न में दिया है कि इसकी समीक्षा करो। पहले तो आपको उनको पूछना चाहिए कांग्रेस वालों को कि भाई आप ही तो ये देकर के आए थे कि मतदाता सूचियों की समीक्षा होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए? और मतदाता सूचियों की व्यापक समीक्षा कोई पहली बार नहीं हुई है, 8 बार तो कांग्रेस के राज में हुई है। और मतदाता सूचियों की समीक्षा करना ये चुनाव आयोग का काम है और सबको सहयोग देना चाहिए। अब कल का आंकड़ा देखिए, बिहार में कल का आंकड़ा है कि 93-94% लोगों ने फॉर्म जमा करा दिए। और जो 83 ज्यादा हो गया है अब सर, 88 तक ही है कल तक। अब आप 5% तो आपने 1 मिनट में बढ़ा दिए।
मैं कैसे विश्वास करूं आपकी बात का? सर 88% है। नहीं, अभी कल भी रात- आप थोड़ा उठने के बाद फिर बताइएगा। चलिए ठीक है सर। चलो, नहीं आपने सर 83 मैं वो भी बताऊंगी जो लोग आरोप लगा रहे हैं। बताइए, पहले उन्हीं को सुन द लेते हैं। रेस्ट ऑफ द पीपल सर वो ये भी कह रहे हैं कि आपने इतनी हड़बड़ी में आखिर क्या जरूरत थी, थोड़ा और समय ही ले लेते, क्या दिक्कत है? तो फिर क्योंकि चुनाव- बहुत सारे लोग हैं जिनके सर्टिफिकेट्स नहीं है सर। अच्छा, कौन करा रहा है ये, क्या कहते हैं? इलेक्शन कमीशन करा रहा है सर, इलेक्शन। बिल्कुल करा रहा है। इलेक्शन कमीशन करा रहा है। ज्ञापन किसने दिया कि मतदाता सूचियों की समीक्षा होनी चाहिए? कांग्रेस। तो ये कांग्रेस और इलेक्शन कमीशन के बीच की बात है, आप हमें पे क्यों सर, आरोप लेकिन लगा रही ये हो? बिहार का जिक्र नहीं, ये तो आप बताइए, ये तो आप खुद कह रही हैं कि कांग्रेस ने ज्ञापन दिया और चुनाव आयोग करा रहा है, तो हम कहां बीच में आ गए? हम तो नागरिक के नाते सहयोग कर रहे हैं। ये कैसी राजनीति कर रहे हो भाई? चिट भी मेरी पट भी मेरी, ऐसे कैसे राजनीति चलती है भाई? आप खुद कह रही हैं कि कांग्रेस ने ज्ञापन दिया और आप खुद कह रहे इलेक्शन कमीशन करा रहा है, और आप खुद कह रही हैं कि 88% लोगों ने दे दिया, और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने 2 दिन पहले एक विज्ञापन निकाला है कि अगर कोई ईमेल से, व्हाट्सएप से वो भी देना चाहे बाहर का व्यक्ति तो दे सकता है। तो क्या किसी भी इलेक्शन में 3-4% लोग जो है वो डेथ नहीं होती, जगह नहीं बदलते, ट्रांसफर नहीं होते? और फिर ये जो पूरी प्रक्रिया है ये 3 लेवल पे है। जी जी अब आप बताइए, आपको पता है तो? सर 3 लेवल पे ये है कि पहले मतदाता सूची पब्लिश होगी, फिर उनके ब्लॉक के स्तर पे होगा, फिर जिला स्तर पे होगा, फिर चुनाव आयोग के स्तर पे होगा। तो 3 बार अब जब मैं आपकी बात को स्वीकार करूं कि 88% लोगों ने तो कर दिया है और 5-6% लोग और कर देंगे, उसके अलावा भी ईमेल व्हाट्सएप से है, तो देश में 97-98% तक ये चीज जा रही है। जी। उसके बाद भी 3 स्तर पर समीक्षा है, जिसका नाम कटेगा उसको पहले नोटिस दिया जाएगा। जी। तो इससे ज्यादा ट्रांसपेरेंट सिस्टम क्या है? बिल्कुल। और मांग उनकी, काम इलेक्शन कमीशन का, और फिर आरोप भी उन्हीं के। ऐसी झूठ की सत्ता राजनीति, की जंग में आरोप तो लगते ही हैं। तो झूठे आरोप नहीं लगते सर, और एक झूठे और झूठे लगते नहीं और झूठे चलते नहीं है। इसलिए जो आपने मेरे से शुरू में प्रश्न पूछा ना, जी मैंने जो कहा कि भाई जो विपक्ष अपनी विश्वसनीयता खो चुका है उनके आरोपों का क्या जवाब देना। जी अब आप ही खुद कह रही हो कि सर ये तो झूठे मूठे लगा रहे हैं, तो नहीं मैं सर, धन्यवाद ऐसा देता मैंने हूँ। नहीं कहा सर, मैंने सिर्फ उनकी बात आपके सामने रखी। सर एक आखिरी सवाल आपसे मेरा, और वो भी इसलिए क्योंकि मुझे शायद लगता है कि आप जवाब ना भी दे, लेकिन मेरे नहीं, पास मैं- ये कहने को होगा मैं सर पहले कि मैंने स्पष्ट ये कर सवाल दूं। पूछा और आपने जवाब दिया। राष्ट्र अध्यक्ष के नाम को लेकर चर्चा हो रही है, सर ने भी इसका जिक्र किया। क्या मैं फ्यूचर राष्ट्र अध्यक्ष से बात कर रही हूँ इस समय इस मंच पर? ना, अभी नहीं कर रहे। फ्यूचर से, इसलिए मैंने फ्यूचर बोला, भविष्य। ये सवाल है ही नहीं, जी और इसका जवाब भी दिया, ऐसा भी नहीं जवाब नहीं बिल्कुल दिया। सर, नहीं कर रही है। बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल जवाब दिया। थैंक यू सो मच इस मंच का हिस्सा बनने के लिए। थैंक यू।